आइडिया ऑफ इम्प्लाइड कंसेंट निकल के आता है डॉक्ट्रिन ऑफ हेल्थ से। डॉक्ट्रिन ऑफ हेल्थ बात करता है कि हस्बैंड कैन नॉट फाउंड गिल्टी ऑफ हिज ओन वाइफ रेप, क्योंकि जो महिला होती है शादी के बाद फुल कंसेंट से अपने आप को अपने पति के चरणों में समर्पित कर देती है। अब इसे क्या समझ में आता है? इसे समझ में आता है कि महिला का जो अस्तित्व है, सेल्फ आइडेंटिटी है, वो खो जाता है, वो खत्म हो जाता है। जब महिला का सेल्फ आइडेंटिटी ही नहीं रहेगा, महिला का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, तो फिर किस हिसाब से हम वुमेन एम्पावरमेंट यानी नारी सशक्तिकरण के बारे में बात करेंगे? यदि यही कार्य शादी के पूर्व हुआ होता किसी महिला के साथ, तो उसे 375 रेप बलात्कार की श्रेणी में हम देखते। लेकिन यदि यही कार्य किसी महिला के साथ शादी के बाद उसी के पति के द्वारा बिना उसके मर्जी से हो रहा है, तो उसे हम आईपीसी की धारा 375 यानी रेप की श्रेणी में नहीं लाएंगे, उसे किसी और श्रेणी में देखेंगे। यदि कोई इस पर आवाज़ भी उठा रहा है, इसे रेप के लिए, रेप के एम्बिट में लाने का गुहार भी लगा रहा है, तो उसे हम भारत की प्रथा, भारत की परंपरा, भारत के अनुशासन, भारत की प्रतिष्ठा के खिलाफ बतलाकर ठुकरा दे रहे हैं, जो बहुत सालों से देश में चला आ रहा है। फिलहाल में निर्भया कांड के बाद जस्टिस वर्मा कमेटी का गठन किया गया। उस जस्टिस वर्मा कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए, लेकिन उस रिकमेंडेशन को भी लोग नज़रअंदाज कर दिए, उस पर कोई ध्यान नहीं दिए। 2015 में आरआईटी फाउंडेशन और कई वुमेन एसोसिएशन के द्वारा एक रिट पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल किया गया था, जिसमें कहा गया था कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया जाए। लेकिन उस पर भी बहुत सालों के बाद अभी जाकर के फिलहाल में जजमेंट आता है, जो कि दो स्प्लिट वर्डिक्ट में आता है। एक वर्डिक्ट उसके फेवर में बात करता है, दूसरा वर्डिक्ट उसके अपोजिशन में बात करता है, तो ये केस वहीं पे खत्म हो जाता है। तो ये प्रथा है, वो कोई नया प्रथा नहीं है, ये बहुत पुराना प्रथा प्राचीन काल से चला आ रहा है। अगर 17वीं सेंचुरी की बात करें तो ब्रिटिश जूरी ने कहा था कि मैरिज इज अ फॉर्म ऑफ कंसेंट थ्रू विच वाइफ गिव हर बॉडी टू हर हस्बैंड। अब इससे क्या पता लगता है कि जो वाइफ है वो डील होती है प्रॉपर्टी के तौर पर, मतलब कि वाइफ पे कोई केस नहीं कर सकता, बल्कि वाइफ पे लोग क्लेम कर सकते हैं। यदि हम एडल्ट्री का केस देखें, जब एडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज किया जा रहा था, तो उसमें एक थियरी निकल के आई थी, प्रॉपर्टी का थियरी। एडल्ट्री में क्या होता था, वाइफ पे कोई केस नहीं कर सकता, क्योंकि वाइफ प्रॉपर्टी पे कोई केस ही नहीं कर सकता, प्रॉपर्टी हमेशा लोग क्लेम करते हैं। तो एडल्ट्री डिक्रिमिनलाइज किया जा रहा था, तो ये तथ्य निकल के आया था कि क्यों महिला पे लोग केस नहीं कर सकते, तो यही प्रॉपर्टी का मैटर आ जाता है, जो बहुत पुराने सालों से महिला को एक निजी संपत्ति की तरह देखा जाता है। महिला के लिए कोई सेल्फ आइडेंटिटी, कोई एक अस्तित्व नहीं बचा इस देश में। 1860 में जब आईपीसी आया तो उसमें 375 से हस्बैंड और वाइफ सब निकल जाता है। बहुत एक्टिविस्ट मूवमेंट होते हैं, 1883, 2002, 12, 2013, बहुत से क्रिमिनल अमेंडमेंट्स होते हैं हमारे देश में, लेकिन स्टिल आज तक यह एक्सेप्शन 375 में बरकरार है। इसे किसी ने हटाने को या हटाने के लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठाया। 2012 में जुडिशियल कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दिया था कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया जाए, लेकिन उसी को पलटवार जवाब देते हुए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने रिस्पॉन्स दिया कि इसे हमें क्रिमिनलाइज नहीं करना है। यदि हम इसे क्रिमिनलाइज कर देते हैं तो ये फैमिली डिस्प्यूट पैदा करेगा। अब फैमिली डिस्प्यूट बचाने के लिए लोग एक महिला समुदाय को दाव पे लगा दे रहे हैं, महिला समुदाय के मॉडेस्टी को, डिग्निटी को लोग ताड़ ताड़ कर दे रहे हैं। तो इससे बुरा अब कुछ भी नहीं। अब इससे साफ जाहिर हो जाता है कि हमारा जो भारत सरकार है वो भी मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने के लिए तैयार नहीं है, सक्षम नहीं है, क्योंकि अभी फिलहाल में इन्होंने एफिडेविट भी जमा किया दिल्ली हाई कोर्ट के सामने। तो अगर मैरिटल रेप को इनको क्रिमिनलाइज करना होता तो एक प्रॉपर लेजिस्लेशन ले आए होते अब तक ये क्रिमिनलाइज करने के लिए। 2019 का केस है अनुजा कपूर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के सामने एक पीआईएल फाइल किया जाता है, ये पूछते हुए कि आप गाइडलाइन क्यों नहीं तैयार कर रहे हो। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाब देते हुए कहा कि जुडिशियरी का काम इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है, ना कि ड्राफ्टिंग ऑफ लॉ। ड्राफ्टिंग ऑफ लॉ लेजिस्लेचर का काम है। हम ट्रिपल तलाक को याद करें तो ट्रिपल तलाक के ही केस में जुडिशियरी ने ही दिशा निर्देश जारी किया था लेजिस्लेचर को कि आप एक लॉ लाए जो ट्रिपल तलाक के लिए, जिसमें लेजिस्लेशन ने लॉ भी लाया था। लेकिन इस केस में नहीं हो रहा है। जब किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात मिल जाती है उसे पाने के लिए, लेकिन इस केस में हो रहा है जब किसी चीज़ को ना चाहो करने के लिए तो पूरी कायनात लग जाती है इसे ना पाने देने में। तो वही बात है, जुडिशरी भी नहीं चाह रही है और लेजिस्लेचर भी नहीं चाह रहा है। अगर लीगल सर्विस इंडिया की बात करें तो क्यों नहीं मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया जाए, उसमें उन्होंने 2 तर्क दिया था। पहला तर्क दिया था कि डिस्टेबलाइजेशन हो जाएगा सोसाइटी में। अब सोसाइटी और वुमेन को अलग रखा जा रहा है, महिला सोसाइटी को अलग तौर पे देखा जा रहा है, यानी महिला को सोसाइटी से निकाल दिया गया है इस पॉइंट के अनुसार। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या दिया कि बहुत सारा फ्रॉडुलेंट केस नजर आएगा यदि हम इस पे कोई एक लेजिस्लेशन लॉ ले आते हैं। तो यदि हम देखें 375 पे भी आज बहुत फ्रॉडुलेंट केस आते हैं, मर्डर पे भी बहुत फ्रॉडुलेंट केस आते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस पे बहुत फ्रॉडुलेंट के साथ है, तो सबको हमें निकाल देना चाहिए फिर कानून से। इसको ही क्यों अभी तक हम लोग निकाल के रखे हैं। अगर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 की बात करें तो 4% वुमेन फोर्सली परफॉर्म सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय देयर
हस्बैंड व्हेन वाइफ डिड नॉट वांट टू परफॉर्म इट। 2.1% वुमेन के साथ जबरदस्ती सेक्सुअल एक्ट कराया जाता है, जबकि महिला इस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं होती है। 3% महिलाओं को धमकाया जाता है कि आप ये काम करो नहीं तो आपको जान से मार देंगे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा है। आज रूरल एरिया में एजुकेशन की कमी है, हेल्थ केयर की कमी है, अवेयरनेस की कमी है। आज नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा को हम देखें तो 38% रूरल एरिया में केस पाया जाता है। यानी आज भी रूरल एरिया में हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है, क्योंकि अर्बन एरिया में मात्र 28% का केस देखने को मिलता है, जबकि अर्बन एरिया में सबसे ज़्यादा लोग लिटरेट हैं। तो कंपेयर आप देख सकते हैं कि 38 और 28 का यहाँ पे रेशियो चल रहा है रूरल और अर्बन एरिया में महिलाओं के साथ ऐसा तुष्टिकरण का व्यवहार के लिए।